Hello everyone, welcome to our Score Booster series in which we are going to revise answer writing practice. So हमने ये कोर्स पॉलिटिकल साइंस में कर दिया है, इसमें हम हिस्ट्री की बात करेंगे. फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे दैट हाउ वी कैन स्मार्टली सॉल्व एमसीक्यूज यूजिंग एलिमिनेशन 50-50 मेथड एंड 65-30 method. So let's get started without wasting any time with question number 1. Question number 1. Which of the following is correct regarding the Harappan script? अब क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है. अब इसमें किस भी क्वेश्चन में जब करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है, फर्स्ट काम क्या है आपका? इसको सर्कल करना, आइडेंटिफाई करना. इसको आइडेंटिफाई करना कि क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. इसमें क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट. हरप्पन स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कौन सी चीज क्या है? करेक्ट है. चलिए ऑप्शंस देखें. पहला ऑप्शन क्या है? दिस स्क्रिप्ट वाज अल्फाबेटिकल. इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार एंड द स्क्रिप्ट हैज अ फ्यू साइंस और सिंबल्स. अब करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि अल्फाबेटिकल नहीं थी, अल्फाबेट्स नहीं डिसाइफर हुए थे और इट वाज मोर ऑफ अ पिक्टोग्राफिक, पिक्टोरियल थी ये. इसमें पिक्चर्स थे, सिंबल्स थे, ये काफी ज्यादा यूज हुए थे, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. सेकंड, इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, नहीं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये उल्टी लिखी जाती थी लाइक उर्दू लैंग्वेज. तो ये भी गलत है. तो हमने दो ऑप्शंस को क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है एज पर योर एनसीईआरटी. अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो दो ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? दिस सिंबल हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड. दिस इज राइट. हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है. डिसाइफर का मतलब क्या होता है? इस स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसका मतलब अभी तक हिस्टोरियंस को नहीं पता चला. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि मैम साइंस और सिंबल्स तो थे. इधर आपको किस पे फोकस करना है? फ्यू थे, बहुत कुछ साइंस सिंबल्स थे नहीं. देयर मोर देन 400 to 600 साइंस एंड सिंबल्स. 400 से लेके 600 साइंस एंड सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं. सो द राइट आंसर हियर इज अनडिसाइफर्ड. अगर आपको स्टेटमेंट क्लियरली पता है कि हरप्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है, ठीक है, तो आप इसको टिक कर दीजिए. बाकी आप एलिमिनेशन यूज करके भी इस आंसर का पता लगा सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, जहां पे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं आपके प्लाव के. तो दो साइट्स में आपको ये मिलेंगे. चलिए साइट्स के नाम देखते हैं. कौन कौन सी साइट्स पे आपको ये प्लाव मिलेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हमें ये मिला है. फाइन. तो एज पर योर एनसीईआरटी टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हमें कहाँ मिला है? हमें कालीबंगन में मिला है. हमें कालीबंगन और धोलावीरा में प्लाव के ठीक है, प्लाव के हमें क्या मिले हैं? टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं. तो उसका स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता है कालीबंगन एंड धोलावीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये आ जाता है आपका असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? असर्शन का मतलब क्या होता है? फैक्ट. असर्शन हियर मींस फैक्ट. ये कोई फैक्ट बता रहा है एंड रीजन क्या है? उसका एविडेंस है जो प्रूफ करता है ये बात सच है कि नहीं है. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है. असर्शन हियर इज अ फैक्ट और अ स्टेटमेंट एंड रीजन उसका एक जस्टिफिकेशन है, एक एविडेंस है. सो क्या बोल रहा है असर्शन? दैट बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा. चलिए देखें. उसके बाद मेनी पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग अराउंड देम. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि बुद्धिज्म ग्रो कर रहा था, बुद्धा जब अलाइव था और उसके डेथ के बाद भी. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि भाई जब बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था, बुद्ध ने ना अपने जब ही वाज अलाइव ही वाज आल्सो फ्लरिशिंग बुद्धिज्म एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द अदर पेट्रन्स of Buddhism also started flourishing and patronizing Buddhism. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट देखिए जहाँ पे ट्रू है, तो तीन स्टेटमेंट्स में आपका असर्शन ट्रू है.
तो 3 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो सकती हैं, तो आपके पास क्या 33% चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या बोलता है कि बुद्धिज्म क्यों फ्लरिश हुआ, क्योंकि पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अरे जो आपकी सोशल हायरार्की थी दे वर अगेंस्ट दैट, इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन शुरू हुए। तो ये क्या इसको जस्टिफाई करता है, बुद्धिज्म क्यों ग्रो हुआ, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है पीपल वर अगेंस्ट देम, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड देयर अ डिफरेंट religion and they joined Buddhism. Fine. So yes, both the statements are true and ये इसका correct statement है, क्योंकि वो grow ही इसलिए करा because people were dissatisfied with social hierarchy. Fine. तो ये इसका right answer बन जाता है, दोनों में लिंक है, डेफिनेटली है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, ये एविडेंस इसको जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, और दोनों स्टेटमेंट्स में क्या लिंक है। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मैच द फॉलोइंग। आपको एंशिएंट महाजनपद को मैच करना है किससे, प्रेजेंट एरिया से, ठीक है। इनमें से अगर आपको एक भी पता है तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि मगध तो आपको पता ही होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में मगध के बारे में, पूरे चैप्टर 2 में आपको मगध के बारे में ही बताया है। तो मगध आपको कहाँ मिलता है, मगध आपको मिलेगा प्रेजेंट डे बिहार में। तो ए को मैच करो 3 से, तो A3 में 2 आपके ऑप्शंस आ जाते हैं और 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। सो मगध का डायरेक्टली आंसर क्या आ गया आपका, बिहार आ जाता है, पटना आ जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम गांधार की। गांधार आपको इंडिया में नहीं मिलता, गांधार आपको क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सो गांधार और कांधार, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो सी क्या हो गया, 1 हो गया, C1। फाइन। अब आपको अवंती और कोशाल में क्या करना है, डिसाइड करना है कि अवंती और कोशाल में। फाइन। सो कोसाल की बात करें, कोसाल रिलेटेड है आपका अयोध्या से एंड अवंती रिलेटेड है उज्जैन से। दोनों एक महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, और कोसाल आपको अयोध्या से मिलता है बिकॉज किंग दशरथ गॉट मैरिड टू कोसाल प्रिंसेस कौशल्या। फाइन। सो डी हो गया आपका सेकंड, सो डी सेकंड, तो ऑप्शन इज 3rd। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। एक एक करके ब्रेक करके आपको करना है। तो 21 में से 21 लाने का एक ही तरीका है, ब्रेक द क्वेश्चन, ठीक है। एंड हिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं एंड यू कैन नॉट स्किप दोस। नेक्स्ट आपका पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। फॉलोइंग पिक्चर में से देखना है एंड क्या है, सिंगल पीस ऑफ रॉक। तो भाई रॉक कट टेम्पल कौन था, रॉक कट टेम्पल इनमें से आपको कैलाशनाथ टेम्पल था। टेम्पल आर्किटेक्चर चैप्टर 4 में से थीम 1 में से है, तो कैलाशनाथ टेम्पल इज द राइट आंसर। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी। देन नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त इज विच नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। भाई प्रभावती गुप्त बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ, तो गुप्ता से अगर देखा जाए तो ये गुप्ता को ही रिलेट करेंगे, तो उसमें 2 एमसीक्यूज आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्वीन ऑफ मौर्य एंड वाइफ ऑफ अशोक, ठीक है। तो गुप्ता से अगर आप करें तो इनसे मौर्य से लेना देना नहीं था, वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। एंड बाकी 2 में से करें, पोएट वो नहीं थी, वो डॉटर थी चंद्रगुप्त, जिनकी शादी वाकटक किंग से हो जाती है, ठीक है। तो शी वॉज अ डॉटर। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वाइफ दे देते हैं समुद्रगुप्त की, भाई लेना देना ही नहीं है, पापा थे वो, ये इनकी बेटी है, वो दादू जी थे, तो कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। फाइन। तो प्रभावती गुप्त मौर्य नहीं थी, ठीक है। एंड वो चंद्रगुप्त 2 की डॉटर थी, जिनकी शादी वाकटक किंग से, रुद्रसेन से होती है, तो उनकी शादी रुद्रसेन 2 से होती है, ना कि इनसे। फाइन। तो ऑप्शन इज डी, प्रभावती गुप्त इज रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी एंड दैट टू डॉटर, नॉट अ वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थ्रू आउट हिज एक्सटेंसिव ट्रैवल इब्न बतूता वाज एबल टू एक्सप्लोर अनफेमिलियर कल्चर्स इन सोसाइटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज डिड ही मोस्ट लाइकली टू डेवलप। क्या उन्होंने डेवलप करा था कि जब उन्होंने इंडिया ट्रैवल करा इब्न बतूता ने, लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, फाइन, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर राइट आंसर की बात करी, वो मोरक्कन ट्रैवलर, और मैं रिहला इनकी बुक का नाम है, रिहला में इन्होंने बात क्या करी थी,
स्किल्स की बात करी थी। फाइन, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स की बात करी थी रादर देन दिस। ये और ये तो बिल्कुल ही नहीं था। जुडिशियल मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा। इनका फोकस क्या था? सोसाइटीज एंड कल्चर्स। सोसाइटीज एंड कल्चर्स रहते कैसे हैं ये, इन पे इन्होंने ज्यादा फोकस करा, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। So then next is which of the following the major source to understand agrarian history of 16th and 17th century? Agrarian means agriculture. किससे पता चलता है हमें agrarian history के बारे में? Revenue records of Agra and Delhi, relationship between the peasants and zamindars, important chronicle आयने अकबरी, types of agricultural crop। भाई mostly 16th and 17th century इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें, सारे ही सोर्सेस क्या करते हैं? ऐड करते हैं अबाउट एग्रेरियन सोसाइटी। बट जो मेजर सोर्स है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से मेजर सोर्स कौन सा है? बट जो मेजर सोर्स है वो आपका आईने अकबरी है, क्योंकि उसमें डिटेल में मेंशन है, ठीक है। डिटेल में मेंशन है अबाउट द एग्रीकल्चर कि स्टेट ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया था रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉनिकल आ जाता है, जो कोड बुक आ जाती है, वो आयने अकबरी अबुल फजल ने जो लिखी थी। फाइन, नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द जमींदार्स ऑफ 16th and 17th सेंचुरी? उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एप्रोप्रिएट पूछ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा करेक्ट क्या है इन सारी स्टेटमेंट्स में से। So zamindars were exploitative class for the peasants. Zamindars collected the revenue on the behalf of the state, always maintained cordial relations with the villagers and had a small piece of land for the personal use. Most appropriate क्या था? ठीक है, अगेन सारी स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं ठीक तो हैं, but most appropriate were exploitative. भाई not always they were exploitative. इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन इनिशियली इन्होंने नहीं करा था, ये एक्सप्लॉइटेशन बाद में किया था, ठीक है। कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन नहीं, ये अनकॉर्डियल भी थे कुछ टाइम के बाद, तो दो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है, बट वो स्मॉल नहीं होता था, ये लार्ज होता था। पर्सनल यूज वाला स्मॉल नहीं होता था, लार्ज होता था। एंड लास्ट इज द कलेक्टेड। मोस्ट एप्रोप्रिएट इज दिस, क्योंकि उनको अपॉइंट इसलिए करा ताकि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कम हो जाए, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, ये पावर क्या करे? डेलीगेट करे। तो डेलीगेशन की वजह से इन्होंने क्या जमींदार को रखा, तो वो इंटरमीडिएट वाला सिस्टम शुरू हो गया, जमींदारी सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स सच भी हैं, नहीं भी हैं, ठीक है, तो वो 50-50 वाला है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, मेन काम तो इनका यही था ताकि वो स्टेट से क्या कर सके? रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग was the main cause of Santhal rebellion? So when we talk about Santhal rebellion का जो मेन कॉज क्या था? हेवी टैक्सेशन की वजह से संथल्स ने क्या करा था? रिबेलियन किया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें इलीगल लैंड ग्रैबिंग थी, मनी लेंडर्स कॉर्पोरेशन था ऑन संथल्स। फाइन, सो इनकी वजह से क्या हुआ था? संथल्स ने रिबेल करना शुरू करा था। तो समरी सेटलमेंट नहीं है, कल्चर सप्रेस नहीं कर रहे थे, टैक्सेस की वजह से ये हो रहा था। वेस्टर्न एजुकेशन का तो कोई लेना देना था नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट इज हेवी टैक्सेशन एंड द पॉलिसीज, एंड ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज वे अर्लियर नॉट आफ्टर, तो इसकी वजह से ये बिल तो बिल्कुल नहीं हुआ था, एंड इट इज नॉट द प्राइमरी रीजन, एंड वेस्टर्न एजुकेशन का तो कोई रोल ही नहीं था रिबेलियन में। फाइन, सो दिस इज द राइट आंसर। The next, in the modern city, a group of friends discusses the relevance of Kabir's teachings in today's society. Some believe that these are outdated, while others see their significance in promoting equality and love. Which of the following scenario best reflects the Kabir's relevance? तो इसमें कबीर की बात हो रही है, इनमें से कबीर की बेस्ट रेलेवेंस कौन सी सिनेरियो फॉलो? सो अगर कबीर की बात करें, आउट ऑफ दीज फोर, कबीर की टीचिंग्स एम्फेसाइज करती है इक्वालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, ऑल ऑफ देम आर इक्वल, लव, हार्मनी, इन डिवोशन। ये जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस हिपोक्रेसीज हैं, इसको क्या करो आप, इसको अबैंडन करो, इसको फॉलो
मत करो, ठीक है। सो मॉडर्न सोसाइटी में अगर बात करें, he was in favor of God and connection with the divine, connection with the God is your ultimate goal. Fine. So आज की डेट में सोसाइटल नॉर्म्स ओनली, जिसमें ओनली आता है वो तो आपको क्या करना है, रेलिवेंट करना है। स्पिरिचुअलिटी इरेलीवेंट है नहीं भाई, उन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी को इरेलीवेंट नहीं बोला, उन्होंने रिलीजियस हिपोक्रेसी को इरेलीवेंट बोला, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ डिबेट, but simply he is seeking that there should be a normal connection between the person and the God. ये एक सही बात है। Then next, identify the member of Constituent Assembly. Information है, he was the president of the Constituent Assembly, he was the first president of independent India. पर दोनों स्टेटमेंट्स है ये, क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दो प्रेसिडेंट थे, सचिंद्र सिन्हा एंड राजेंद्र प्रसाद, वो टेम्पररी थे, वो परमानेंट थे। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो इफ्स एंड बट्स, मोस्ट इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर पता है ना तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिंपल। देन अब आपको ये क्या करना है, करेक्टली मैच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड उनके प्रेसिडेंट। चलिए देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो ये जितनी भी कमिटीज है ना आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप लेफ्ट साइड पे छोटे से बॉक्स में, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जिसने पढ़ा उसको ये इजीली लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको इजी नहीं लगेगा, ठीक है। नंबर 1 फ्लैग कमेटी की बात करें, एच.सी. मुखर्जी नहीं, इनके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो गलत है। फिर सेकंड आ जाता है यूनियन पावर कमेटी, क्या इनके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको ये पता है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के एस वर्दाशरियर नहीं, इसके भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड स्टेट्स कमेटी के जे.बी. कृपलानी नहीं, इनके नेहरू थे। तो लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उस टेबल को देख लीजिए जहां पे नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द नेम्स ऑफ कमिटी मेंशन है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात हो रही है, सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है कि की फीचर सब्सिडरी अलायंस का क्या था। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे 1798, जिसमें ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे, हाथ मिलाएंगे, जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास आएगा। दे विल प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द प्रिंसली स्टेट्स अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन। लेकिन बदले में ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि हमारी आर्मी तुम्हारे पास रहेगी और उसका खर्चा भी तुम उठाओगे। ये अलायंस था, दैट वी विल गिव यू प्रोटेक्शन, यू विल गिव अस अकोमोडेशन, ठीक है। तो देखिए की फीचर क्या था, फ्री ट्रेड पॉलिसी भी, भाई इसमें ट्रेड की पॉलिसी की बात ही नहीं हुई थी कभी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन लेते थे लेकिन ट्रेड फ्री कराएंगे नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी बाय द ब्रिटिश, यस, इनकी आर्मी कौन मेंटेन करेगा, ब्रिटिशर्स की ब्रिटिशर्स ही मेंटेन करेंगे, इवन अपनी आर्मी के साथ क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे। वेस्टर्न कस्टम्स, ये भी नहीं था, क्योंकि मेनली क्या था, अकोमोडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय द ब्रिटिशर्स, ये भी था, लेकिन उसके अंदर क्या था, आपके आर्मी। फाइन, सो मेंटेनेंस ऑफ द नेटिव आर्मी बाय ब्रिटिशर्स, ये इसका क्या हो गया, की फीचर हो गया है। फाइन, so this is the right answer. Subsidiary alliance. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन assertion and reasoning है. Harappa was a well planned city and it had a well planned drainage system. Yes, Harappa was a well planned city. It is true. तो जो इनकरेक्ट है उसको आप कैंसिल कर दो. वेल प्लान सिटी था तो वेल प्लान ड्रेन सिस्टम भी होगा, बिल्कुल ठीक. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और वो उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर एज लेट डाउन इन, होल्ड ऑन, धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत. तो भाई दो बुक्स थी, धर्म सूत्रा एंड धर्म शास्त्रा. क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं. ठीक है, दीज नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स ओनली.
ये ब्राह्मण्स ने लिखा था, लेकिन उनके लिए था जो सारी हायरार्की जितने भी लोग थे सबको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सिर्फ ब्राह्मण से फॉलो नहीं करेंगे, जितने भी हायरार्की के पार्ट्स थे, जितने भी कास्ट पार्ट्स थी, सारे उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। Then these norms, these rules were being followed universally? No, these are not followed universally. So this statement is correct. Because there are some parts जो महाभारत के फेवर में है एंड अदर पार्ट जो महाभारत के फेवर में नहीं है, तो वो उनके लिए धर्म कुछ और है, दूसरी पार्टी के लिए धर्म कुछ और है। Fine. Only the rulers follow the norms? No. रूलर्स हो रूलर्स की जो प्रजा है दोनों के लिए मैंडेटरी हो जाता था टू फॉलो दीज नॉर्म्स। फाइन, सो करेक्ट स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सली फॉलो नहीं होते थे, डिफरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजी थी एंड डिफरेंट पीपल यूज्ड टू प्रैक्टिस डिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती गुप्त बिलोंग टू? तो प्रभावती को आपको पता है गुप्ता की बेटी थी, ठीक है, इसमें गुप्ता नहीं है एंड शादी कहाँ हुई थी उनकी? वाकटका के साथ हुई थी रुद्रसेन II से। सो क्वीन की बात करें या तो गुप्ता आंसर हो सकता है या वाकटका हो सकता है। अब गुप्ता नहीं है तो आंसर क्या होगा? वाकटका। तो वाकटका पे टिक कर रहे हैं, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रूलर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो भोपाल की रूलर थी एंड सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में उसने हेल्प करी थी। तो भाई एक ही आंसर है इसका, कौन है? शाहजहान बेगम। शाहजहान बेगम ने क्या किया था? इसको सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में हेल्प करी थी एंड इट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से सांची प्रिजर्व हो गया और अमरावती स्तूप प्रिजर्व नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे कोई एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था, मेल भी नहीं था, फीमेल भी नहीं था, जो अमरावती को क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, देवगढ़ टेम्पल कौन सी डीटी को बिलोंग करता है? तो ये स्कल्पचर किसका है? तो हमें स्कल्पचर आइडेंटिफाई करना है। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, तो लेट्स आइडेंटिफाई द स्कल्पचर, ठीक है। देवगढ़ टेम्पल की बात करें, When we talk about देवगढ़ टेम्पल, इनमें से इंद्र, रुद्र, शिव एंड विष्णु, तो भाई दो एलिमिनेट इसमें कौन से करेंगे हम? रुद्रदेव और इंद्रदेव करेंगे, रुद्र इंद्रदेव करेंगे, क्योंकि ये नेचर गॉड्स थे, इनका कभी हमने स्कल्पचर नहीं बनाया, इनको हमने नेचुरली वर्शिप करा मन में, ठीक है, तो इनके कभी स्कल्पचर्स नहीं बने थे। शिव और विष्णु की बात करें, देवगढ़ टेम्पल विष्णु वैश्वनिज्म पे होता है, विष्णु जी का फॉर्म पे स्कल्पचर बनता है, तो देवगढ़ टेम्पल बिलोंग्स टू विष्णु, तो ये शैवाई टेम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉलम 1 और कॉलम 2 से मैच करना है, लोकेशन मैच करना है, ठीक है। लेट्स सी, बृहदेश्वर, हजाराराम टेम्पल, चनकेश्वर एंड चिदम्बरम टेम्पल। फाइन। सो इसमें अगर विजयनगर की बात करें, विजयनगर में आपको एक ही टेम्पल मिलेगा, विच इज हजाराराम टेम्पल। तो सी क्या है? C1 है। C1 में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है आपको? ऑप्शन सी। अगर आपको फिर भी श्योरिटी नहीं है तो बृहदेश्वर टेम्पल आपको थांजावुर में मिलता है, तो ए का है 4, A4 भी आपको एक ऑप्शन में मिलता है, C1 भी आपको एक ऑप्शन में मिलता है। तो आपने दो क्वेश्चन, अगर आपको दो चीजें पता है तो दो को यूज करके यू कैन इजिली गेट द आंसर। फाइन, सो ये क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैच द फॉलोइंग में। Then next, arrange the following in the chronological order and choose the correct option। भाई chronology में क्या करना है? इसको हमें अरेंज करना, तो इसमें आपको ईयर्स याद रखने हैं, ठीक है। एक एक करके ईयर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें बैटल ऑफ तलिकोटा। तलिकोटा का बैटल होता है आपका 1565 में, तलिकोटा बैटल इज इन 1565। फाइन, जिसमें विजयनगर का मेजर डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद नगलपुरम की बात करें, कृष्णदेव ने बनाया था, ये 1513 में बनाया था। कमलापुरम टैंक का एग्जैक्ट हमें ईयर नहीं पता, 15th सेंचुरी मतलब 1400s में बना था, तो सबसे पहले ये आएगा, तो आंसर विल बी सी, क्योंकि सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ कमलापुरम टैंक ही बनता है एंड लास्टली आपका बैटल ऑफ तलिकोटा बनता है। चलिए इसका भी ईयर देख लेते हैं। सल्तनत ऑफ गोलकोंडा ये कब इमर्ज होता है? तो ये इमर्ज होता है आपका 1518 में बाय कुतुब शाही डायनेस्टी, वो क्या करते हैं? इमर्ज करते हैं। तो सबसे पहले कमलापुरम टैंक बनता है आपका 1400s, अर्ली 15th सेंचुरी में, तो इसके क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली राइट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रूलर। रूलर हमें करना है, ही वेंट ऑन द पिलग्रिमेज टू अजमेर 14 टाइम्स एंड सॉ द ब्लेसिंग फॉर द न्यू कॉन्क्वेस्ट एंड द बर्थ ऑफ द सन। तो ये कोई नहीं, आपका ये आपका अकबर है, अकबर है ये, दैट्स इट। Then next, included in the
कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन गुरु ग्रंथ साहिब। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। हाँ, ट्रू रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो करेक्ट बताना है ड्यूरिंग द सिस्टम ऑफ मुगल्स, सही आंसर बताना है आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, अब जिन भी स्टेटमेंट्स में ये ओनली आ जाता है, ओनली ऑलवेज, तो ये यूजुअली गलत होती है। तो ये कैश में कलेक्ट नहीं होता था, ये काइंड में भी कलेक्ट हो सकता है। काइंड क्या होता है अदर देन कैश। फाइन, तो कल्टिवेटेड लैंड्स वर टैक्स विदाउट एनी मेजरमेंट, भाई ऐसे मेजरमेंट किया नहीं है और ऐसे ही टैक्स कलेक्ट कर दिया बिना मेजरमेंट के, तो पॉसिबल ही नहीं है। Then revenue from the land was an economic mainstay of the empire and the tax collector used to collect taxes with the help of the साहूकार्स। तो इधर साहूकार्स नहीं आते, यहाँ पे आ जाता है आपका राइट आंसर इज रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज द इकोनॉमिक मेनस्टे, उसी से एम्पायर चलता था और आज भी वही बात है। टैक्सेस के बिना गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द वुमेन ऑफ द मुगल्स, तो वुमेन का काम देखेंगे, दे वर टोटली इंडिपेंडेंट। क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ओनली आर्टिसनल वर्क नहीं, ऐसा नहीं था, वो एग्रीकल्चर भी करती थी। वुमेन वर्क इन फील्ड्स विद मेन, रीमैरिज वाज नॉट अलाउड फॉर द डिवोर्स्ड वुमेन एंड दे वर टोटली इंडिपेंडेंट। टोटली इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। दे यूज्ड टू वर्क इन फील्ड्स विद मेन, रीमैरिज वाज अलाउड, नो भाई इट वाज अलाउड एंड राइट आंसर इज दे वर्क इन द फील्ड्स ऑफ मेन एज वेल, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वीरा शैविज्म, तो करेक्ट बताना है। दे एम्फसाइज ब्राह्मण एज अ सुप्रीम एंटिटी, दे डू नॉट बरी द डेड पर्सन्स, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ द विष्णु, दे बिलीव दैट ऑन द डेथ दे विल बी यूनाइटेड विद शिवा। सो वीर शैविज्म की बात हो रही है यहाँ पे। वीर शैविज्म स्पना ने शुरू करा था, जिसमें लॉर्ड शिवा वॉज द मेन एंटिटी एंड लॉर्ड शिवा वॉज द मेन एंटिटी। तो शिव जी से एक ही स्टेटमेंट कनेक्ट होता है दैट दे बिलीव कि उनके डेथ के बाद दे कनेक्ट हो जाएंगे, दे विल बी यूनाइटेड विद लॉर्ड शिवा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। मार्क द एंड ऑफ व्हाट, कौन सी डायनेस्टी का खत्म हो गई थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इट वाज नन अदर देन मुगल डायनेस्टी, क्योंकि लास्ट एम्परर वाज बहादुर शाह जफर एंड ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर दिया था कि इनके बाद, इस रिवोल्ट के बाद, क्योंकि उसने ही ये रिवोल्ट को सैंक्शन किया था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि इसके बाद जितने भी किंग्स होंगे, मुगल किंग्स होंगे, हम उनको रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो कौन सी डायनेस्टी एंड हो गई थी? मुगल डायनेस्टी वाज एंड, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसमें आपको करना है कि कौन सा ऑड वन आउट पेयर है। चलिए देखें, ठीक है। आउट ऑफ 4 इसमें से 3 रिवोल्ट ऑफ 1857 के सेंटर्स थे, सिंहभूम इसमें सेंटर नहीं हो जाता, ठीक है। कुंवर सिंह अरा जो बिहार में था, बड़ौत में शाह महल बिल्कुल थी, हैदराबाद में अहमदुल्ला शाह, सिंहभूम और गोनू नहीं, क्योंकि कोल अपराइजिंग से रिलेटेड था, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाता है। फाइन, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से 3 प्लेसेस कनेक्टेड है और एक प्लेस बिल्कुल भी कनेक्टेड है, तो ऑड वन आउट ये हो जाता है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द पर्सन, ही वाज द हेड ऑफ एडवाइजरी कमिटी अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया। तो तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वल्लभ भाई पटेल। वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट थे, ही वाज द हेड एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थे। फाइन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हु ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर। तो भाई 1915 में गांधी जी वापस आए, ठीक है, तो एक पर्सन ने उनको एडवाइस किया कि आप आए हो, एक साल आप भारत दर्शन करो, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में एंटर करो। तो ये उनके पॉलिटिकल गुरु ने एडवाइस किया था, जिनका नाम क्या है? गोखले, कि एनसीईआरटी में मेंशन है। एंड देन उनका फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ होता है? बीएचयू में होता है। एंड 1917 में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिला था। हिज फर्स्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, इन इंडियन पॉलिटिक्स। फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आइडेंटिफाई द एंशिएंट रूलर यूजिंग द ऑप्शंस। चलिए, दे बिलोंग टू द इंपॉर्टेंट रूलिंग lineage, they were Brahmins and they were the immediate successors of the Mauryas. So मौर्यास के सक्सेसर्स कौन थे? अब इसमें करें नंदास की बात करें, नंदास वर प्रेडिसेसर्स, तो ये ऑप्शन चला गया,
ठीक है, मौर्यज एंड गुप्ताज, सातवाहन एंड कुशान एंड शुंगा एंड कान। तो यू हैव 33% ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट। अब मौर्यज के इमीडिएट सक्सेसर्स जो थे वो आपकी शुंग डायनेस्टी थी। पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट किंग ऑफ मौर्य बृहद्रथ को मारा था एंड नेक्स्ट डायनेस्टी वाज शुंगा डायनेस्टी। सो द राइट आंसर इज शुंगा। फाइन। Then next, last question, in Jainism the practice of severe asceticism and non-attachment is intended to achieve what, which is a form of liberation। अब जैनिज्म में लिबरेशन को क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। तो हमें क्या अचीव करना है? हमें मोक्ष अचीव करना है, ठीक है। अहिंसा इज नॉन वायलेंस, कर्मा एंड धर्म। धर्म जैनिज्म से रिलेटेड है ही नहीं, वो ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम सब कुछ गिव अप कर देते हैं तो हमें क्या अचीव हो जाएगा? मोक्ष अचीव हो जाएगा। So I hope this MCQ elimination strategy MCQ video helped you. Fine. So stay tuned for the coming lectures. उसमें हम क्या करेंगे? 3 marker and 8 marker answer writing, force based question and maths सब कुछ solve करने वाले हैं। So I'll see you in the next lecture everyone. Till then take care. Bye bye. Thank you.